हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? गाइस कभी-कभी आपके भी मन में विचार आता होगा कि मैं अपनी रिलेशनशिप को समझूँ, अपनी मैरिज के बारे में समझूँ और इसके बारे में मैं अंडरस्टैंडिंग बनाऊँगा अपनी लगन कुंडली से और उसके बाद नवमांश कुंडली से। दोनों में फ़र्क क्या है? लगन कुंडली वर्सेस नवमांश कुंडली अगर हम करें कि भाई ये क्या दिखाती है और वो कुंडली क्या दिखाती है, तो आप क्या कहेंगे? लगन कुंडली में हो सकता है 7th हाउस बहुत सिक्योर है, नवमांश कुंडली में नहीं है। लगन कुंडली में हो सकता है कि मंगल आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नवमांश कुंडली में हो सकता है जुपिटर आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करें। तो आप किस प्लैनेट के साथ जाएँगे? आपको एक बेसिक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि लगन कुंडली वर्सेस नवमांश कुंडली अगर हो जाए इनके बीच का अंतर मैं किस तरह से प्राप्त कर पाऊंगा। और नवमांश कुंडली कॉज एक डिविजनल चार्ट है और डिविजनल चार्ट्स के चलने के लिए काफ़ी हिडन सीक्रेटिव फॉर्मूलाज होते हैं। आपने वर्गोत्तम नवमांश के बारे में सुना होगा, आपने अष्टामशा के बारे में सुना होगा, आपने निधनामशा के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पर प्लैनेट अपने अस्त नवमांश के अंदर आ गया। तो इन सब की वाइब्रेशंस अलग अलग है। कई बार आपको कोई प्लैनेट लगन कुंडली में बहुत अच्छा दिखाई देगा और नवमांश कुंडली में उसकी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, वो निधनामशा में जाके बैठा हुआ है, वो 8th नवमांश के अंदर जाके बैठा हुआ है और वो पीड़ा लेके आ रहा है, वो चैलेंजेस को लेके आ रहा है। वहीं अगर वो पुष्कर नवमांश में हो गया या पुष्कर भाग्य के अंदर आ गया तो वो प्लैनेट अपने आप में बूस्टेड हो जाता है, उसकी पावर अपने आप में इंक्रीज हो जाती है और हमें वो प्लैनेट कितना भी बेकार दिखाई दे लेकिन वो अच्छे रिजल्ट्स को लेके आ जाता है। तो नवमांश कुंडली क्या है? नवमांश कुंडली इज द फल जो आपको मिलता है डेस्टिनी से। लगन कुंडली क्या है? लगन कुंडली फ्री विल, डेस्टिनी, सब चीज़ों का जो मिश्रण है ना, वो लगन कुंडली है। और नवमांश कुंडली एक चीज़ के ऊपर केंद्रित है, सेंटर्ड है। वो कहती है भाई मैं डेस्टिनी के बारे में बात करती हूँ, मैं ये बताती हूँ आपको कि आपने अपने कर्मों से कौन कौन से रिजल्ट जनरेट कर रखे हैं और किस तरह से उनको डिलीवर करना है। ये एक्टिवेट होती है आफ्टर 30। कई लोग सोचते हैं कि भाई 30 के बाद इसके रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। जन्म से नवमांश कुंडली जो है वो एक्टिव है क्योंकि ये आत्मा की कुंडली है, तो आत्मा की कुंडली ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी। लेकिन जब भी आप प्रिडिक्शन करेंगे आप लगन कुंडली को इग्नोर नहीं कर सकते, लगन कुंडली को हटाया नहीं जा सकता। आपको इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना होगा, तब आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट, ज़्यादा अच्छे प्रिडिक्शन के पॉइंट, ज़्यादा अच्छी एक फिलोसफिकल टेंडेंसी डेवलप कर पाओगे कि भाई इस प्लैनेट से अगर समस्या आएगी तो वो इस रीज़न की वजह से आएगी, मुझे इस रीज़न को डील करना है, मुझे इस प्लैनेट से, इस एनर्जी के साथ डील करना है। अब हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे दाराकारक की। दाराकारक क्या है? दाराकारक एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी डिग्री बर्थ चार्ट में सबसे कम होती है। तो अगर आपको अपने प्लैनेट्स में किसी भी प्लैनेट की डिग्री सबसे कम दिखाई देती है कि इसकी डिग्री 2 है, 1 है, तो वो आपका पॉसिबल दाराकारक हो सकता है। अब ये दाराकारक आपको क्या बताएगा? ये आपका इंटरेस्ट है। जिस भी प्लैनेट की डिग्री कम होगी उसके टुवर्ड हम इंटरेस्टेड रहेंगे, उसके टुवर्ड हमारे कर्मास कम होंगे, हम समझना चाहेंगे, हम अट्रैक्टेड रहेंगे उसके टुवर्ड। जैसे कि अगर शनि आपका दारा कारक हो गया तो पर्सन हो सकता है जॉब के प्रति अट्रैक्टेड रहे। बुध अगर आपका दारा कारक हो गया तो आप बिजनेस के प्रति अट्रैक्टेड हो सकते हो, आप बार बार नए नए प्लान्स लेके आओगे, आप सोचोगे यार ये बिजनेस करने से शायद मेरा जीवन बेटर हो जाए। तो दारा कारक हमेशा आपको रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं बताता। हाँ, रिलेशनशिप इसकी मेन अप्रोच है, मैरिज इसकी मेन अप्रोच है, उसके बारे में बताना तो इसका एक तरह से मेन कार्य है। लेकिन इसी के साथ साथ ये बताता है आपको कि किस एनर्जी के टुवर्ड आप इंटरेस्टेड हो, कौन सी एनर्जी है जो आपको चाहिए। अगर आपने अपने दारा कारक और आत्म कारक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली तो आप अपनी लाइफ की 80 to 90% समस्याओं से तो मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपको बताया कि यार मैं इस चीज़ के प्रति इंटरेस्टेड हूँ। जैसे कि कई लोग होते हैं उनका बुध दारा कारक हो जाता है, बिजनेस के प्रति वो इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन उनका बुध वीक है। अगर वो ये बात एक समय पर समझ जाएं कि हमारा बुध हमारा धारा कारक है, हम इसके प्रति इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन ये क्योंकि वीक है ये हमें रिजल्ट नहीं ला के देगा, तो वो बिजनेस में अपने पैर ही नहीं फंसाएंगे, वो बिजनेस से पहले ही बाहर निकल के आ जाएंगे और उनको वो लॉस, वो चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम किस चीज़ के प्रति इंटरेस्टेड हैं, अट्रैक्टेड हैं, हमें ये पता होना चाहिए उसकी पोजीशन हमारे चार्ट के अंदर कैसी है। क्या वो कोई ट्रैप है, कोई चैलेंज है, या फिर वो हमें कुछ रिजल्ट, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ बूस्टेड रिजल्ट देने आ रहा है। और यही होता है रिलेशंस के साथ। बहुत सारे रिलेशंस होते हैं ब्रेकअप्स के अंदर, चैलेंजेस के अंदर, टर्मोइल्स के अंदर, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस के अंदर जाके फंस जाते हैं। कुछ बाहर निकल आते हैं, कुछ नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसे प्लैनेट की आपको उस समय दशा चल रही है, एक ऐसे प्लैनेट की आपको उस समय वाइब्रेशन चल रही है, या आपने ऐसा प्लैनेट एक्टिवेट कर लिया है अपने कुछ एफर्ट्स से कि आप उस प्लैनेट को, उस ऊर्जा को अब आगे नहीं लेके जा पा रहे हो। जैसे कि बुध अगर आपका दारा कारक हो गया और मान लीजिए उसका नवमांश में पोजीशन है धनु नवमांश के अंदर और जुपिटर आपका कंबस्ट है, तो बुध आपका दारा कारक है, धनु नवमांश में बैठा हुआ है, जुपिटर आपका कंबस्ट है, तो बुध को चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। और जैसे ही आप जुपिटर को एक्टिवेट करोगे आपको उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि महर्षि पराशर कहते हैं कि एक ही प्लैनेट कई स्थितियों में वीक हो जाता है। और कैसी स्थितियों में वो वीक हो जाता है? फर्स्ट ये है कि प्लैनेट अपनी शत्रु राशि में जाके बैठ जाए, अपनी शत्रु राशि के अंदर बैठ गया, कि साहब शुक्र है कर्क के अंदर जाके बैठ गया, तो यहाँ पे उसके अंदर वीकनेस दिखाई देगी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि प्लैनेट अपने ऐसे नवमांश में बैठ जाए जिसका स्वामी अस्त है, जिसका स्वामी अस्त है।
कि मान लीजिए बुध है, धनु नवमांश में बैठ गया, धनु का स्वामी कौन है? गुरु, अस्त बैठा है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि प्लैनेट का उस प्लैनेट के साथ अच्छा कनेक्शन ना हो। कई प्लैनेट्स होते हैं जिनका अच्छा कनेक्शन नहीं होता, सूर्य और शनि, इनके बीच में एक विरोध है जो हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहता है। तो इन स्थितियों में वो प्लैनेट वर्कआउट नहीं कर पाता, या फिर वो नीच का हो जाए, उच्च का हो जाए, वर्गोत्तम हो जाए। ये अलग अलग वाइब्रेशंस हैं, अलग अलग तरीके हैं किसी प्लैनेट को समझने के, उसकी वाइब्रेशन को बाहर निकालने के। लेकिन इसका आउटकम क्या होता है कि भाई इस प्लैनेट से, इस ऊर्जा से, इस एनर्जी से आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और अगर यही एनर्जी कंटिन्यू चल रही है तो फिर आपको डिले का सामना, ऑब्स्टेकल्स का सामना, ट्रांसफॉर्मेशंस का सामना बार बार करना पड़ेगा। इसको पर्सन को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए, उसको समझ के चलना चाहिए। अगर हम प्लैनेट को नवमांश में देखेंगे तो हमें ज़्यादा गहरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर स्पाउस, अबाउट योर पॉसिबल पार्टनर प्राप्त होगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि नवमांश कुंडली आपको एक बेसिक सेट बता देती है, वो आपको एक बेसिक आइडिया दे देती है। वो आपको ये बता दिया है कि इस पर्सन के अंदर ये ऊर्जा तो होगी ही होगी। और जब आप किसी पर्सन को डिटेल में जानोगे ना, उसके साथ कनेक्टेड रहोगे एंड देन डिटेल के अंदर जाओगे, तो आपको वही प्लैनेट दिखाई देगा। बाहर से तो हो सकता है लगन कुंडली दिखाई दे जाए कि बाहर तो साहब इसका प्लैनेट किसी और राशि में बैठा है, तो शुरुआत में कोई और राशि के ट्रेड्स दिखाई देता है। बट जैसे जैसे आप इन्वॉल्व हो जाओगे, डीपली इंटरेस्टेड हो जाओगे, तब आपको वो प्लैनेट दिखाई देगा जो कि नवमांश के अंदर कनेक्टेड है, जो कि नवमांश के अंदर प्रभाव रखता है। जैसे कि शनि आपका दारा कारक है, अगर वो बैठा हुआ है मेष नवमांश में, तो एक पॉइंट के बाद आपको आपके पर्सन के अंदर केतु, मंगल, इनका इन्फ्लुएंस दिखाई देगा ही देगा, और आप हो सकता है उस चीज़ से बाहर निकलने की, भगने की, बचने की कोशिश करें। तो नवमांश में जिस राशि के अंदर आपका प्लैनेट चला गया है, उसके ट्रेड्स तो आपको पर्सन के अंदर दिखाई देंगे ही देंगे, और उसकी पर्सनालिटी पे, उसके ट्रेड्स के अंदर उन ऊर्जाओं का इन्फ्लुएंस बहुत गहरे लेवल पे आएगा। तो नवमांश कुंडली बहुत गहरे लेवल पे चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। इसको भी समझने के अलग अलग तरीके हैं। अब हम बेसिक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और हाउसेज नवमांश कुंडली में वर्कआउट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ना कि हाउसेज नवमांश कुंडली में नहीं होते, एक बेवकूफ़ी भरा कॉन्सेप्ट है। महर्षि पराशर एक तरीका बताते हैं आपको कि आपकी मैरिज किस एज में होगी, वहाँ पर हाउसेज ही देखे जाते हैं नवमांश कुंडली के, कि इस हाउस का संबंध हो रहा है, उस हाउस का संबंध हो रहा है। तो हाउसेज नवमांश कुंडली में वर्कआउट करते हैं। जिनको अभी भी नहीं लगता है, BPHS जाएँ, पढ़ लें, समझेंगे, आएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। नवमांश कुंडली के अंदर कुछ ऐसी पोजीशंस हैं, जैसे वर्गोत्तम अगर आपका प्लैनेट हो गया है तो भी वो डीले को लेके आएगा। अगर आपका दारा कारक वर्गोत्तम है, दारा कारक सेम हाउस में लगन कुंडली में है, सेम हाउस में नवमांश कुंडली में, तो भी वो डीले को इंडिकेट करेगा। क्योंकि दारा कारक या कोई भी प्लैनेट जब वर्गोत्तम होता है तो उसके साथ होता क्या है, वो अपनी ही राशि में, उसी राशि के अंदर बार बार रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। तो उसको वही चीज़ डिटेल में चाहिए इन द पर्सन। मान लीजिए कर्क नवमांश में और कर्क राशि में किसी का शुक्र बैठा है और शुक्र ही उसका दारा कारक है। यहाँ भी कर्क राशि में है, वहाँ भी कर्क नवमांश में है, वर्गोत्तम हो गया। अब जैसे ये वर्गोत्तम होगा, पर्सन को इन द रिलेशनशिप कर्क की वाइब्रेशन, मून की वाइब्रेशन चाहिए ही चाहिए। और अगर उसको नहीं मिल पाई तो फिर वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, वो चीज़ आगे नहीं जा पाएगी। तो जिस भी राशि के अंदर आपका दारा कारक बैठा हुआ है, अगर वो वर्गोत्तम हो गया है तो वो डीले को या ऐसे प्रॉब्लम्स को लेके आएगा जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे टू नॉर्मल लोगों के लिए बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो सामान्य लोग तो पूछ ही नहीं सकते। दिस हैपन्स व्हेन अ प्लैनेट गोज इनटू द वर्गोत्तम नवमांश। सेकंड होते हैं निधनांश, अष्टांश, ऐसे भी बहुत नवमांश हैं। पुष्कर नवमांश है, पुष्कर भाग है, उनके बारे में हम सेकंड सेशन के अंदर इन द डिटेल बात करेंगे। रीज़न बिहाइंड दिस इज, कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि नवमांश को कैसे बनाया जाता है, ड्रॉ करा जाता है। तो हम राशि से चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आपके दारा कारक को। और दारा कारक के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, वो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे कम होती है वो आपका दारा कारक बन जाता है। दैट प्लैनेट इज योर दारा कारक। ये करेगा क्या, आपको रिलेशनशिप के बारे में बताएगा, आपकी मैरिज के बारे में बताएगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है इन द नवमांश कुंडली तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी इन द रिलेशनशिप, और अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ गया तो नेगेटिविटी बन जाएगी। जिस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नेगेटिव है उसी की वजह से समस्या आएगी। जैसे शनि अगर मेष नवमांश में है, नीच के नवमांश में आ गया है, मेष राशि में नीच का होता है, तो मंगल और केतु ये वाइब्रेंट दिखाई देंगे सामने, और उन्हीं की वजह से पर्सन फियर में रहेगा, डर में रहेगा, चैलेंजेस के अंदर रहेगा। उसको यही फियर आता रहेगा, यार ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, आगे नहीं जाएगी। इन समस्याओं से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर पॉजिटिव में आ गया जैसे तुला में, तो शुक्र प्लैनेट, सैटर्न और हार्मनी, बैलेंस, इन सब की पॉजिटिव वाइब्रेशन इन द रिलेशन और कनेक्शन उसको देखने को मिल सकती है। एंड दैट ऑल्सो ड्यू टू हिज ओन कर्म, अपने ही कर्मों की वजह से। क्योंकि नवमांश में जो भी कुछ हो रहा है वो डेस्टिनी है, वो आपके ही संचित कर्माज है जो आपको रिफ्लेक्ट होकर वापस मिलने आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द मेष नवमांश कि अगर आपका प्लैनेट मेष नवमांश के अंदर है। देखिए गाइस, मेष नवमांश कैसा नवमांश है। मेष नवमांश फास्ट है,
इस नवमांश की पूरी वाइब्रेशन अश्विनी, भरणी, कृतिका इन ऊर्जाओं के आसपास समाहित है, उन ऊर्जाओं के आसपास बनी हुई है। और इन्हीं ऊर्जाओं में डिसीजन लेने की, इनिशिएटिव लेने की, कोई भी नया कार्य करने की, कुछ भी ऐसा करने की जो इनकी फैमिली में अब तक किसी ने ना करा हो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ दिखाई देती है। जैसे ही कोई प्लैनेट इस नवमांश के अंदर आएगा, वो इसी वाइब्रेशन को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। वो इन डिटेल बताता है कि जब आप अपने पर्सन को डिटेल में जानोगे ना, डिटेल में समझोगे, तब आपको उसके अंदर एक मेष की वाइब्रेशन दिखाई देगी। वो पर्सन ऐसा होगा जो नए इनिशिएटिव्स लेना चाहता है। आप इनको दबा नहीं सकते, डरा नहीं सकते। ये एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, ये इंट्रोवर्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे हैं जो कि फ्रंट पे रहते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। और ये रिफ्लेक्शन, ये वाइब्रेशन आपको शुरुआत में नहीं दिखाई देगी, बट इन डिटेल, इन लॉन्गर, जब आप पर्सन के साथ कनेक्टेड रहोगे, तब ये आपको महसूस होगी कि भाई ये पर्सन कुछ इसी वाइब्रेशन का मुझे दिखाई देता है। और मंगल और किसी भी दारा कारक का जो संबंध होता है, वो बड़ा अच्छा संबंध होता है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल रिलेशन की, फिजिकल कनेक्शंस की, फिजिकल अट्रैक्शन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि मेष नवमांश मंगल का नवमांश है ना। आप उससे क्या डिमांड करोगे? आप उससे यही डिमांड करोगे कि भाई वो मंगल की मूल त्रिकोण की एनर्जी देगा। और मंगल की मूल त्रिकोण की ऊर्जा कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन को, फिजिकल रिलेशंस को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी हमारा कोई भी दारा कारक का मेष नवमांश के अंदर जाएगा, तो वो निश्चित रूप से इंडिकेट करेगा कि फिजिकल रिलेशन इस पर्सन के बन सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि ये मंगल की वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। फॉर द मेल एनर्जी, आई थिंक किसी प्लैनेट का मेष के अंदर होना इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि आपको आपके पर्सन के अंदर प्लैनेट केतु की, प्लैनेट मंगल की एनर्जीज बहुत दिखाई देंगी। और स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष दिखाई दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष के साथ साथ ऐसा दिखाई दे सकता है कि इस पर्सन का चाइल्डहुड बड़ा ट्रॉमेटिक रहा है। इसने अपने ही अनुसार चीज़ों को शेप करने की कोशिश करी है, खुद ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने हाथों में लिया है। और ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आप अपनी फैमिली के अनुसार शेप नहीं दे सकते। दिस इज़ द बेसिक इशू विद द मेष, कि आप इसको शेप नहीं दे सकते, ये और चीज़ों को शेप देने की कोशिश करता है। तो जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, विद द डिस्प्यूट विद फैमिली, डिफरेंसेस विद फैमिली, ये बहुत ज़्यादा अप पे जा सकता है। और ऐसा लग सकता है कि मेरी फैमिली का जो पूरा इकोसिस्टम है वो इस पर्सन के साथ मैचअप नहीं करने वाला है। मेन प्लैनेट्स के अंदर आएंगे प्लैनेट मंगल, दैन प्लैनेट केतु, दैन प्लैनेट सूर्य। ये तीनों मेन प्लैनेट्स के अंदर रहेंगे। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मंगल। और यहाँ पर कॉज मंगल की वजह से, मंगल की वाइब्रेशन की वजह से आपको अपने पर्सन के अंदर एक मांगलिक दोष की वाइब्रेशन दिखाई देगी ही देगी। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष यहाँ दिखाई दे सकता है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद हो, हाइकिंग करना पसंद हो, बाहर जाना पसंद हो। इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड पाएगा। और हमेशा जॉब रिलेटेड चैलेंजेस में या जॉब से संबंधित समस्याओं के अंदर पर्सन घिरा हुआ रहेगा। ये इसकी बेसिक वाइब्रेशन है। इनसाइड इज द मेष। मेष की वाइब्रेशन बहुत गहराई से इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है। पॉसिबिलिटी है कि सामने वाले के चार्ट के अंदर, अगले पर्सन के चार्ट के अंदर, या तो लगन के अंदर या फिर मेष राशि के अंदर कहीं ना कहीं प्लैनेट केतु, प्लैनेट मंगल का कोई इन्फ्लुएंस आता हुआ आपको दिखाई देगा। बाय एस्पेक्ट आ सकता है, बाय कनेक्शन आ सकता है, कंजंक्शन आ सकता है, लेकिन कैसे भी आएगा, मेष के ऊपर कोई इस तरह का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आएगा ही आएगा। क्या ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक सो यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि दशाओं में कभी शनि ना आ जाए। अगर आया तो फिर वो रिलेशन को प्लस माइनस किसी भी तरह कर सकता है। और अगर आपका मंगल कंबस्ट है, तो इस प्लैनेट को, जो दारा कारक है, जिस मेष नवमांश में बैठा हुआ है, उसको बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो मंगल कंबस्ट होना हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक समस्या का कारण यहाँ बन सकता है। देखिए, नवमांश कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं प्लैनेट शुक्र, प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट मून, प्लैनेट बुध, इनके नवमांशों को अच्छा नवमांश माना जाता है। ये पुष्कर नवमांश के अंदर आते हैं। तो आपका दारा कारक अगर वृषभ नवमांश के अंदर आके बैठा हुआ है, तो ये जनरली एक बेटर नवमांश है। एक ऐसा नवमांश है जो स्थिर है, जो बार बार मूड स्विंग्स का शिकार नहीं होता है, जो आपको एक स्थिर कॉल देता है कि भाई अगर ये अप्रोच है तो यही अप्रोच है, एंड हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। तो इसकी पॉजिटिव बात यह है कि ये स्थिर है, इसके अंदर मूड स्विंग्स नहीं है, इसके अंदर से कहीं ना कहीं ब्यूटी रिफ्लेक्ट होती है, पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। उसके साथ अब जब मिलोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होगा कि यार इस पर्सन के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो मजबूत कनेक्शंस की श्रेणी के अंदर कहीं ना कहीं आता है। नेगेटिव बात इसकी क्या है? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा एक्सॉल्ट करता है, इस नवमांश के अंदर मून एक्सॉल्ट करता है। और मून के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि मून अच्छा हो या बुरा हो, इसकी चीटिंग की आदत या इसकी मूड स्विंग्स की आदत कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो मूड स्विंग्स तो नहीं होंगे, लेकिन चीटिंग की फियर, चीटिंग की इनसिक्योरिटी यहाँ पर बनी रहती है। जब भी कोई प्लैनेट टॉरस नवमांश के अंदर जाके बैठेगा, वहाँ पे चीटिंग का जो फियर है ना, वो आपके माइंड से निकल नहीं पाएगा। आप बार बार या तो पर्सन की लॉयल्टी को टेस्ट करोगे या पर्सन आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करेगा। मैंने ऐसे भी कनेक्शंस देखे हैं जहाँ पर
सब कुछ ठीक है, बट कॉज इसी राशि के अंदर राहु भी एग्जॉल्ट करता है, बार बार पर्सन को कन्फ्यूज़न, मिस इन्फॉर्मेशन, पूरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ा जाना कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, ऐसी चीज़ें बहुत फील होती हैं इस नवमांश के अंदर। इस नवमांश की पॉजिटिव बातें और नेगेटिव बातों को अगर हम असाइड रख दें, थोड़ी देर के लिए दूर कर दें, तो आपको कैसा नवमांश दिखाई देता है? ये एक ऐसा नवमांश है जिसके अंदर मून, प्लैनेट वीनस, जुपिटर, बुध, ये बहुत अच्छे वर्कआउट कर जाएंगे। लेकिन जो तमस के प्लैनेट है या फिर थोड़े से मैलेफिक प्लैनेट हैं लाइक केतु और शनि, जो कि डिटैचमेंट को इंडिकेट करते हैं, कार्मिक जस्टिस को इंडिकेट करते हैं, वो यहाँ पे वर्कआउट नहीं करते हैं। तो टॉरस नवमांश में अगर आपका प्लैनेट है, दारा कारक है, तो आप ये तो मान के चलिए कि मटेरियल के लिए वो बहुत अच्छा है, रिलीजन के लिए वो बहुत अच्छा है, बट कम्स टू अध्यात्म की जब बात आएगी तो कहीं ना कहीं पर्सन के साथ ओपिनियन में डिफरेंसेस आ सकता है। ऐसा लग सकता है कि इसकी अध्यात्म की अप्रोच और मेरी अध्यात्म की अप्रोच कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बैटल में आ गई है, फाइट के अंदर आ गई है, डिस्प्यूट में आ गई है। या फिर अगर आपका पर्सन ऐसा है जो एस्ट्रोलॉजर है, इंट्यूशंस के अंदर है, इन तरह के साइंसेस के अंदर डील करता है, तो उस पर्सन से भी यहाँ सावधान रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक नई इन्फॉर्मेशन या पर्सन को एकदम से कुछ नया महसूस हो, नया अनुमान लगे, नया आभास हो और एकदम से रिलेशन यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, कट जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। ये भी टॉरस नवमांश के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरऑल दिस नवमांश, क्या ये अच्छा है या बेकार है, आप इसको अच्छे नवमांश के अंदर ही पुट करोगे। और क्योंकि ये सेकंड हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट के अंदर आता है, कहीं ना कहीं ये नवमांश आपको आपके परिवार से भी जोड़ता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर अगर कोई संबंध बनता है तो उसमें परिवार की एक्सेप्टेंस आना, परिवार की मंजूरी मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, कॉज ऑफ प्लैनेट मून, प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट वीनस। लेकिन जो समस्या आती है वो केतु से आती है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको खुद को मैरिज में इश्यूज़ आए हैं या बहुत आध्यात्मिक है, तो वो पर्सन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देगा जिसकी वजह से आपका संबंध ब्रेक हो जाए, संबंध में तनाव आ जाए। या केतु का जब भी कोई ट्रांजिट होगा, शिफ्ट होगा, तो वो आपके रिलेशन को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला ट्रांजिट या शिफ्ट यहाँ पर बन के निकलेगा। ओवरऑल तो ये एक अर्ली एज भी कनेक्शन को डेवलप होने को दिखाता है, एक से अधिक कनेक्शंस को यहाँ इंडिकेट करता है, क्योंकि अंततः मून यहाँ एक्सॉल्ट करते हैं। तो मून से आप कुछ मांगो या मत मांगो, लेकिन वो एक से अधिक कनेक्शन तो लेके आता ही आता है। ये तो उस प्लेनेट की आदत है। तो यहाँ ये वाइब्रेशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। कई बार ऐसे लोग आपको देखने को मिल सकता है इन द ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके हाथों में कोई ना कोई डिज़ाइनिंग बनी हुई है, मतलब हाथों में कोई टैटू बनवा रखा है या कुछ लिखवा रखा है, कुछ गुदवा रखा है, कुछ ना कुछ आपको हाथों में डिज़ाइंड जो है वो दिखाई देगा। और पर्सन का भी इंटरेस्ट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, हो सकता है पर्सन का इंटरेस्ट घर को संभालने में हो सकता है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है चीज़ों को मैनेज करने में, उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि मैं बताऊं कि चीज़ें किस तरह चलेंगी इन द फैमिली। तो ये उसकी एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, क्योंकि मजबूत पर्सन है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है उस पर्सन का। एंड अगर हमारा शुक्र अस्त हो गया है तो यहाँ पर समस्याएं हमें देखने को मिल जाएंगी। या फिर अगर आपका दारा कारक सूर्य, चंद्रमा, ऐसे दारा कारक आ गए हैं तो भी यहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती है, क्योंकि सूर्य की प्लैनेट शुक्र के साथ एक तरह का विरोध है। सूर्य इज़ आत्मा, शुक्र इज़ व्हाट, भोग। तो भोग कई बार आत्मा को अटका देता है। तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आत्मा के प्लैनेट जैसे केतु, सूर्य, शनि ऐसे बैठे हुए हैं ना, तो आप समझ के चलिए कि हाँ कुछ समस्याएं आ सकती है। मतलब आपका कोई दारा कारक है, टॉरस में बैठा हुआ है, उसका कंजंक्शन यही हो गया सूर्य के साथ, उसका कंजंक्शन हो गया यहाँ शनि के साथ, केतु के साथ, तो इनके सब पीरियड्स कहीं ना कहीं समस्याओं को लेके आ सकते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मिथुन नवमांश की बात करें तो मिथुन नवमांश वायु तत्व का नवमांश है। वायु तत्व के नवमांश में एक्सपेंशन की आदत होती है। काम तत्व इनका बहुत अपलिफ्टेड रहता है। काम तत्व में काम जैसा प्लैनेट, आत्मा, दारा कारक क्या है? एक ऐसा प्लैनेट जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जिसकी तरफ आपका काम चैनलाइज है। तो काम के प्लैनेट, काम का ही नवमांश बहुत अच्छी तरह वर्कआउट करेंगे। एक्सपेंशन रहेगा, एक बार रिलेशन बनने के बाद काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, बहुत आगे तक वो जा सकता है। रिलेशन के अंदर भी एक्सपेंशन आने की वजह से मल्टीपल रिलेशंस यहाँ पे रह सकते हैं। और पुष्कर नवमांश के अंदर बुध के भी नवमांश इंक्लूड होते हैं, तो बुध को भी नवमांश कुंडली में एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है। बुध के नवमांश के साथ समस्या कहाँ पे आती है? इस नवमांश के साथ समस्या आती है इसके एक्सपेंशन की आदत से। एक्सपेंशन की आदत की वजह से हो सकता है आपका पर्सन ऐसा हो जो हर बार आपको कोई नए गोल के अंदर अटका दे कि अब आपने ये चीज़ अचीव कर लिया तो एक नेक्स्ट चीज़ है, इसको लेके आइए। उसको अचीव कर लिया है तो कोई नेक्स्ट टारगेट आपको दे दे। तो ये टारगेट, ये साइकिल ऑफ टारगेट्स जो है ना, ये कंप्लीट नहीं हो पाता है मिथुन नवमांश के अंदर। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है। और दूसरी समस्या यहाँ पे आती है फिजिकल रिलेशंस के अंदर, सेक्सुअल रिलेशंस के अंदर। क्योंकि मिथुन को आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन ये काम तत्व की राशि होने की वजह से फिजिकल रिलेशंस को दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है। इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है इस राशि की, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है।
तो पॉजिटिव के अंदर तो आप कह सकते हो कि कमिटमेंट आ सकता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रह सकता है और विल पावर पर्सन की बहुत स्ट्रांग होगी। एक बार मन में ठान लिया ये करना है तो वो करके डालेगा उसको। लेकिन समस्याओं में आएगी कि आपको टारगेट देता रहेगा कि अब तुम्हें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, फिर वो अचीव करना है। और दूसरी समस्या है फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशंस। इसमें इस राशि में प्लस माइनस होता रहता है, मतलब यहाँ पर चैलेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं, स्पेशली आफ्टर द फिजिकल रिलेशन के बाद समस्याएं आती हैं इन द ऑन गोइंग रिलेशनशिप्स। इसका ध्यान रखना चाहिए। पर्सन आपको आसपास से मिल सकता है, शॉर्ट ट्रैवल से मिल सकता है, आसपास की सिटी से मिल सकता है, और कहीं ना कहीं पर्सन आपको इन जगह इंटरेस्टेड दिखाई देगा जहाँ पर इन्जॉयमेंट की बात की जाती है, जहाँ पर कुछ नए बड़े डिसीजन लेने की बात की जाती है, या जहाँ पर किसी भी तरह की टीचिंग का कॉन्सेप्ट जो है इन्वॉल्व है, वहाँ पर आपको ये पर्सन देखने को मिल सकता है। म्यूज़िक में पर्सन का इंटरेस्ट आ सकता है, और सिबलिंग्स के साथ आप मान सकते हैं कि सिबलिंग्स के साथ कनेक्टेड होगा। एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी लाइफ में उसके सिबलिंग्स की वजह से बड़े चैलेंजेस आए होंगे, बड़े परिवर्तन आए होंगे। और मिथुन नवमांश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये द्विस्वभाव नवमांश है। द्विस्वभाव, तो जो मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशन और आपको बार बार टारगेट्स देते रहना, ये द्विस्वभाव है। तो कई बार पर्सन को ये लगता है कि मेरा यूज़ किया जा रहा है, वो इस नवमांश में फील होता है। बुध के साथ तो हमेशा ये फील होता है, क्योंकि बुध ऐसा प्लैनेट है जिसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो यही फील करता है कि मेरा यूज़ किया जा रहा है। अगर आपका दारा कारक बुध के नवमांश में आ गया है तो ये फीलिंग एक बार आएगी ही आएगी, आपको आए या आपके पर्सन को आए। इतना सा चेंज आ सकता है, लेकिन ये फीलिंग यहाँ आएगी ही आएगी। राहु प्लैनेट बुध रिलेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। कम्स टू ऐसे प्लैनेट्स जो बुध के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बुध के साथ कौन कनेक्ट नहीं हो पाता है? जुपिटर, क्योंकि बुध एक सेल्फिश प्लैनेट है, जुपिटर सेल्फलेस प्लैनेट है। वो कहता है सब कुछ त्याग दो, और बुध के साथ जुड़ नहीं पाता। दूसरे शनि, शनि बुध के फ्रेंड तो है, लेकिन शनि इतना काम कराते हैं कि बुध को वो प्लैनेट पसंद नहीं है, बुध उसकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर शनि या जुपिटर का बहुत इन्फ्लुएंस आ रहा है मिथुन नवमांश के अंदर, तो इन्हीं प्लैनेटों की वजह से हमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड ओवरऑल बहुत एक अच्छा नवमांश है। अगर आपको इसको अच्छी तरह चलाना है, यहाँ पे आपका दारा कारक आ गया है, आप मैरिज में जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी जगह पर जाके बैठें जैसे कि कोई कैफ़े हो गया, या फिर ऐसी जगह पर जाके बैठें जैसे कोई मॉल हो गया, या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर कोई बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोई तुकबंदी की बात की जाती है, कोई लॉजिकल डिसीजन जहाँ पे लिया जाता है, कोई बड़े डिसीजन जहाँ पे लिया जाता है, वहाँ पे अगर आप जाके बैठोगे, डिस्कशन करोगे, तो निश्चित रूप से आपको आपका पर्सन जल्दी मिल पाएगा। दिस फॉर द मिथुन नवमांश। अगर हम कर्क नवमांश की बात करें गाइस, कर्क नवमांश का इन द कर्क नवमांश, कर्क नवमांश कॉस्मिक मदर चंद्रमा का नवमांश है। दारा कारक वो प्लैनेट है जिसकी तरफ हम इंटरेस्टेड हैं। जब हमारा प्लैनेट ही कर्क नवमांश में चला जाएगा तो हम इंटरेस्टेड भी रहेंगे चंद्रमा की तरफ, हीलिंग की तरफ, इमोशंस की तरफ। हम डेफिनेटली प्रेफर करेंगे कि हमारी रिलेशनशिप में जो भी पर्सन आए वो ऐसा हो जो कि हमें इमोशनली अपलिफ्ट कर सके, हमें इमोशनली बैलेंस कर सके, और हम भी सामने वाले पर्सन के साथ एक इमोशनल अट्रैक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो फील कर सके। इसी के साथ साथ कर्क नवमांश कंफर्ट को दिखाता है, क्योंकि ये 4th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट के अंदर आता है। ये कंफर्ट को इंडिकेट करता है, ये एसेट्स को इंडिकेट करता है। तो आप डेफिनेटली चाहोगे कोई ऐसा पर्सन हो जो कि कंफर्ट के साथ साथ एसेट्स भी लेके आए, मतलब उस पर्सन के साथ मिलने से आपका स्टेटस अपलिफ्ट हो। ये भी कहीं ना कहीं कर्क नवमांश की एक कॉल होती है, हिडन कॉल होती है। थोड़े बाद में ये पता लगती है कि अगर आपका दारा कारक कर्क नवमांश में है तो आपके पर्सन की इनसाइड थिंकिंग होगी, उसकी डिमांड होगी कि यार इस पर्सन के पास एक अच्छी गाड़ी हो, इस पर्सन के पास एक अच्छा घर हो, ताकि एक बैलेंस्ड लाइफ को यहाँ पे जिया जा सके। तो इमोशंस के साथ साथ एसेट्स पे बहुत ध्यान रहता है कर्क नवमांश का। शुरुआत में हो सकता है इमोशन ही इमोशन दिखाई दे, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट आपको एसेट्स भी दिखाई देंगे, क्योंकि अंततः ये नवमांश मूड स्विंग्स का नवमांश है। आप कर्क नवमांश के अंदर अगर चंद्रमा या शुक्र आ जाए या इनका कंजंक्शन हो जाए तो कैसे रिलेशन को देखते हो? ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है जिसमें बार बार टर्मोइल्स का सामना करना पड़ेगा। द बेसिक रीज़न इज़ कि चंद्रमा को BNN में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में डेस्टिनी ब्रेकर कहा जाता है। एक ऐसा प्लैनेट है जो लॉस को, ब्लेम्स को इंडिकेट करता है। तो अगर आपका दारा कारक कर्क नवमांश में है तो ये कंफर्म है कि आपका पर्सन ऐसा होगा जिसके ऊपर बार बार ब्लेम्स लगाए जाते हो, चाहे वो फॉल्स ब्लेम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि गलत आरोपों के अंदर उसको पुट कर दिया जाता हो, या आपके ऊपर ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर इन द रिलेशनशिप ब्लेम्स लगाए जाते हैं बार बार। तो दारा कारक का कर्क नवमांश के अंदर आना ब्लेम्स को भी इंडिकेट करता है, मूड स्विंग्स को भी इंडिकेट करता है। आपको कभी क्लियर कॉल नहीं मिल पाएगी कि ये पर्सन मुझसे चाहता क्या है। इशू विद द नवमांश, फुल मून, न्यू मून के आसपास, या फिर अगर कोई लूनर एक्लिप्स लग रहा है, सोलर एक्लिप्स लग रहा है,
वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप फील हो सकती हैं। अगर सस्टेनेबिलिटी की बात कहो तो ये नवमांश केवल और केवल पवित्र नवमांश की तरह अगर चले तो बहुत अच्छा है। पवित्र नवमांश का अंदर अर्थ है कि जितना आप अपने रिलेशन को पवित्र रख पाओगे उतना यहाँ बेटर बना रहेगा। अगर आपने उसको पॉल्यूट करने की कोशिश करी, डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, अब्यूजिव होने की कोशिश करी, ट्रॉमेटिक करने की कोशिश करी, टॉक्सिक बना दिया या फिर फिजिकल रिलेशंस बार बार चैनलाइज करे तो ये नवमांश फेल आउट कर जाता है। तो ये नवमांश वर्कआउट नहीं करेगा। इसकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आपको आपके पर्सन के अंदर वो हिडन एक मदर, कॉस्मिक मदर डेफिनेटली दिखाई देगी। और ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसका अपने घर के आसपास, अपने घर के साथ जो संबंध है बहुत प्रगाढ़ हो। इवन घर के आसपास कोई, आप कह सकते हो घर के आसपास कोई रिवर, कोई पानी का कुछ स्थान, कोई स्पेशल पानी से रिलेटेड चीज़ निश्चित रूप से प्रेजेंट होगी। एंड थर्ड में फादर जो होंगे, आपके पर्सन के जो फादर हैं, उनकी अगर कोई सिस्टर है तो डेफिनेटली उसको मैरिड लाइफ में समस्याएं आई होंगी। ये भी इस नवमांश की एक खासियत है कि ये नवमांश इन तरह की समस्याओं को भी ला के देता है। तो ये नवमांश की बात हुई। अब इस नवमांश के अंदर आते हैं प्लैनेट्स। कैसे प्लैनेट को आप कर्क नवमांश के अंदर डालोगे? प्लैनेट केतु, प्लैनेट सैटर्न अगर ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इस नवमांश में, इसको देख रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये नवमांश वर्कआउट नहीं करेगा। शुक्र भी इस नवमांश में समस्या ही ला के देते हैं। अगर प्लैनेट सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल नीच के हो जाएंगे लेकिन फिर भी आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, जुपिटर को एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन कम्स टू शुक्र, शनि और केतु, ये वो प्लैनेट्स हैं जो इस नवमांश की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को बाहर निकालता है। फिर आपको डिले का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस का, कुछ टर्मल्स का भी सामना करना पड़ेगा। ये इस नवमांश की प्रॉब्लम है। अगर आपको इसको विन करना है, मैरिज में चीज़ों को लेके जाना है, तो देवी पार्वती की पूजा यहाँ पे सबसे आवश्यक है। और सोमवार का व्रत रखना तो बहुत आवश्यक है ताकि इस नवमांश की नेगेटिव वाइब्रेशन को आप बैलेंस आउट कर पाओ। अगर हम बात करें सिंह नवमांश की, तो गाइस दारा कारक वो प्लैनेट है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जिसकी तरफ आप इंटरेस्टेड हो, जिसको आप अपने जीवन के अंदर चाहते हो। आप उसकी तरफ वो अट्रैक्शन फील करते हो। आपके प्लैनेट ने एक ही नवमांश को पिक करा, वो है सिंह नवमांश, सूर्य का नवमांश। एक ऐसा नवमांश जो कि स्टेटस के बारे में बताता है, एक ऐसा नवमांश जो कि आपकी समाज में, सोसाइटी में कितनी इज्जत होगी, कितनी आपकी वैल्यू होगी, इसके बारे में इंडिकेट करता है। जब आपका दारा कारक ही इस नवमांश में है तो आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अपने पर्सन से चाहोगे और आपका पर्सन भी इन्हीं चीज़ों को आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे को ये पर्सन ये चीज़ें तो ला के दे ही दे, स्टेटस ला के दे, पावर ला के दे, कहीं ना कहीं सोसाइटी में वैल्यू ला के दे, एसेट क्रिएशन करवाने में आपकी हेल्प करे, आप उसकी हेल्प करो। यही बेसिक चीज़ें बनी रहेंगी इन द रिलेशनशिप। इन्हीं चीज़ों के बारे में बातचीत यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती रहेगी क्योंकि पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट है सिंह नवमांश के आसपास। तो वो सिंह नवमांश की बात तो करेगा ही करेगा। ये नवमांश बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन मानता है, फ्री मानता है। इंट्रोवर्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, एक्सट्रोवर्ट नवमांश है। और एक ऐसा नवमांश है जिसमें सबसे ज़्यादा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कई बार तो पर्सन शुरुआत में डिलेमा में रहता है कि उसको क्या बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाना चाहिए या फिर उसको सेल्फलेस होना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए या खुद का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी फिलॉसफीज़ आपके पर्सन के माइंड में ऑल द टाइम कंटिन्यूस रूप से चलती हुई रहेंगी। ओवरऑल अगर आप पर्सन की बात करो, उसके बिहेवियर की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो, तो कहीं ना कहीं बिहेवियर में सूर्य अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। लगन पे, चंद्र राशि पे सूर्य का इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा। और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके अंदर से वो स्टेटस, पावर वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे। फादर आपकी तरफ से और फादर इन लॉ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फॉर द रिलेशनशिप बनने वाले हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इन द रिलेशनशिप। आई सीन रिलेशंस जहाँ पर दाराकार का इज इन द नवमांश ऑफ प्लैनेट सूर्य, सिंह नवमांश, लेकिन रिलेशन में समस्या आती है फ्रेंड सर्कल की वजह से। सामने वाले पर्सन का फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसकी सोशल मीडिया ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और रिलेशनशिप में चैलेंजेस आने लग जाते हैं। तो बेसिक समस्याओं का कहीं ना कहीं कनेक्शन फ्रेंड सर्कल से या फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल, उस पर आपकी फेम, नेम, इनसे हो सकता है। इनको जितना आप रिलेशन से दूर रखोगे, मैरिज से दूर रखोगे, उतना कनेक्शन के लिए बेटर है। और जितना ये इन्वॉल्व होते जाएंगे उतनी ही समस्याएं इन द कनेक्शन फील होती चली जाएंगी। ओवरऑल इस नवमांश का अच्छा संबंध हो सकता है ऐसे प्लैनेट्स के साथ जो इसको प्रेफरेंस देते हैं, जैसे सूर्य हो गया, केतु हो गया,
इनके साथ इनका अच्छा संबंध हो सकता है, जुपिटर, मंगल। बट कम्स टू शनि, शनि का सिंह नवमांश के साथ जो संबंध है वो बहुत अच्छा संबंध आप नहीं मानोगे। तो अगर शनि जैसा प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है या शनि इस नवमांश को एस्पेक्ट भी कर रहा है और आपका दारा कारक यहाँ बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली टर्मोइल्स आएंगे इन द रिलेशनशिप, फादर की तरफ से या फिर अंकल की तरफ से, पैटर्नल अंकल की तरफ से या फादर की तरफ से रिलेशनशिप में टर्मोइल्स देखने को मिलेंगे। तो अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी एनर्जी है जो हमारी हेल्प अप कर रही है और कौन सी एनर्जी है जिससे हमें थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। ओवरऑल ऐसी जगह पे कोई मुलाकात, कोई कनेक्शन बिल्डअप हो सकते हैं जहाँ पर आप कहें, जहाँ पर कोई आप हाइकिंग पे गए हैं, बाहर घूमने गए हैं, या फिर ये नवमांश वैसे तो जंगलों के साथ कनेक्टेड है। अब कोई जंगलों में तो आम इंसान जाता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है तो जंगलों में कई बार टेम्पल्स होता है, स्पेशली कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जैसे राजस्थान हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, यहाँ पे जंगलों में काफ़ी टेम्पल्स हैं। तो वहाँ पे भी अगर मन्नत मांगी जाए या फिर पूजा पाठ किया जाए तो आपको रिलेशनशिप में जल्दी से जल्दी कुछ समाधान, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन। गाइस, दारा कारक जिस भी नवमांश के अंदर होगा ना, आप उस ऊर्जा की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहोगे। आप चाहोगे कि यार ये एनर्जी मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर आपका दारा कारक है, प्लैनेट बुध के नवमांश के अंदर आया है और बुध का भी मेन ट्राइन नवमांश है, कन्या नवमांश। जब इसके अंदर आपका दारा कारक होगा तो आप चाहोगे कि भाई बुद्ध की ये वाइब्रेशन मुझे प्राप्त हो जाए। कौन सी वाइब्रेशन है? कन्या नवमांश की। कन्या नवमांश की वाइब्रेशन इज ऑल अबाउट ओवर क्रिटिकल नवमांश है। एक ऐसा नवमांश है जो आपकी गलतियों को बार बार बाहर निकालता है। ये आपको बताता है यार आपको अपना पूरा पोटेंशियल चैनलाइज करना है, पूरा पोटेंशियल प्राप्त करना है। उसके लिए आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं ना, जो भी चैलेंजेस हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर, उनसे आपको फाइट बैक करना होगा, डील करना होगा। तो अच्छी बातें ये हो सकती हैं कि आपका पर्सन आपकी हेल्प करे आपके ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकालने में, आपकी मूल ऊर्जा को बाहर निकालने में, आपकी गलतियों को रेक्टिफाई करने में, आपको ये बताने में कि दिस इज़ नॉट राइट इन योर पर्सनैलिटी, दैट इज़ नॉट समथिंग सो राइट इन योर पर्सनैलिटी। लेकिन इसी के साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं, और समस्याएं तब आती हैं जब कोई बेकार प्लैनेट, कोई ऐसा प्लैनेट जो इन बातों को नहीं सुन सकता, वो इस नवमांश के अंदर आके बैठ जाए। कई बार होता है ना कि कोई ओवर क्रिटिकल हो जाए, हमारी गलतियों को बार बार बाहर निकाले, तो हमें उसके प्रति गुस्सा आएगा, और वही इस नवमांश की मेन समस्या है। इसीलिए कन्या नवमांश को, राशि को मैरिज में बहुत प्रेफरेंस नहीं दी जाती। इसके नक्षत्र भी कुछ इस तरह हैं कि इसमें मैरिज से रिलेटेड समस्याएं हमेशा देखने को मिलती हैं। तो एक बात तो हम एक्सपेक्ट करके चलें कि भाई हमें ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल हो, बार बार हमारी गलतियों को बाहर निकाले, और अगर मैरिज को सस्टेन करना है, रिलेशन को बचाना है, तो हमें ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए जो कि काम है, कंपोज्ड है, स्वीट है, सॉफ्ट है, जेंटल है। वही एक तरीका हो सकता है, क्योंकि सामने वाले पर्सन के तो ये बिहेवियर में आपको दिखाई देगा। सेकंड क्या तरीका हो सकता है, इस नवमांश के अंदर शुक्र वर्कआउट नहीं करते हैं, और शुक्र मूल प्लैनेट है, वही रिलेशनशिप के मूल प्लैनेट है। तो जब वही किसी नवमांश के अंदर वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप किसी रिलेशन को आगे कैसे ले जा सकते हो? आप उसे आगे ले जा सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ बुद्ध, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ही तो हैं जो उच्च के होते हैं। बुद्ध की तरफ से आप आगे लेके जाओगे। बुद्ध एक ऐसे प्लैनेट है जो किसी बिजनेस प्रपोजल पे बात करते हैं। तो आप अगर अपने पर्सन के साथ थोड़ा सा समय रिलेशन के साथ साथ बिजनेस प्रपोजल या कोई ऐसी बात करने में निकालें या इन्वेस्ट करें जिसमें यू बोथ कैन ग्रो, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छी तरह चल सकता है, मैरिज सस्टेन कर सकती है। वहीं अगर आपका पूरा फोकस इस पे है कि भाई मुझे नहीं करना बिजनेस, मुझे नहीं करनी बिजनेस की बातें, मुझे तो वही रिलेशन वाला पर्सन चाहिए, तो यहाँ पर कॉज ऑफ दिस नवमांश कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो हमें हमारी बिहेवियर में, हमारे काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। कॉज इस नवमांश के अंदर प्रारब्ध की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। तो कहीं ना कहीं मैरिज एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर प्रारब्ध का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, और जब भी किसी चीज़ के ऊपर प्रारब्ध का कंट्रोल आता है तो हम डिसीजन मेकर रहते नहीं हैं। हमें डिसीजंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यार ठीक है, ये जो भी डिसीजन है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसे मान लेता हूँ, और मैं इसी के ऊपर अब आगे वर्कआउट करूँगा, आगे चलने की कोशिश करूँगा। अच्छी बात यह है कि पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है पर्सन की जो कहीं बिजनेस से आता है, कहीं बिजनेस मैनेजमेंट की कोई डिग्री ले रखी है, या वो बातें हमेशा ऐसी करता है जिससे कि पोटेंशियल ग्रो हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो कर सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। लेकिन समस्याएं तब निकल के आएंगी वेर यू लुकिंग फॉर अ वेरी वीनस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वहाँ समस्याएं बाहर निकलेंगी ही निकलेंगी। अब प्लैनेट कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है। कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनको यही ऊर्जा चाहिए होती हैं, जैसे कि मान लीजिए केतु अगर वर्गों के अंदर बैठ गया, राहु अगर वर्गों के अंदर बैठ गया, तो ये कुछ अच्छे वर्कआउट कर सकते हैं क्योंकि ये कार्मिक प्लैनेट्स हैं, और ये पूरा नवमांश ही कार्मिक नवमांश है। शनि बैठ गए तो भी अच्छा वर्कआउट कर सकता है। कम्स टू प्लैनेट शुक्र, वो यहाँ पे अच्छा वर्कआउट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है
फुल्ली आप डिवोट कर जाओ, डिवोशन डाल दो, और वो यहाँ प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए हो सकता है। अगर हम लिब्रा नवमांश की बात करें तो गाइस जिस भी नवमांश के अंदर आपका धारा कारक होगा ना, आप उस एनर्जी के प्रति हमेशा अट्रैक्टेड रहोगे। आप चाहोगे यार कुछ हो ना हो, ये एनर्जी मुझे जीवन में प्राप्त हो, ये एनर्जी मुझे जीवन में मिले, बिकॉज ये लिब्रा नवमांश है तो लिब्रा की एनर्जी हम चाहते हैं। लिब्रा इज ऑल अबाउट द बैलेंस। भाई मैरिज की मूल राशि तो लिब्रा ही है, आप कितना भी उसे इधर से उधर देख लीजिए, लेकिन मैरिज की मूल बात, मूल राशि लिब्रा ही रहेगी। अब लिब्रा में ही अगर आपका दारा कारक आ गया है तो आप मैरिज के सारे फ्लेवर्स को एंजॉय करना चाहते हो, उसके हर तरह के कलर को देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई ऐसा पर्सन मिले जिसके साथ वो बैलेंस, हार्मनी, वो कंपैटिबिलिटी इस्टेब्लिश करी जा सके, जिसके साथ ट्रू मैरिड लाइफ की बात करी जा सके। तो ये केवल रिलेशनशिप तक सीमित नहीं रहता, रिलेशनशिप को मैरिज में ले जाने की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती है इस नवमांश के अंदर। सेकंड, इस नवमांश की प्रकृति है, कौन सी प्रकृति है? एक्सपेंशन वाली प्रकृति, काम प्रकृति, डिज़ायर ओरिएंटेड नवमांश है। तो एक डिज़ायर का प्लैनेट डिज़ायर ओरिएंटेड नवमांश में बैठा हुआ है, इसका अर्थ है आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से कि भाई ये भी चीज़ मिले, वो भी चीज़ मिले। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है आपकी या आपके पर्सन की। इसी के साथ साथ एक्सपेक्टेशन के साथ साथ ही रिलेशनशिप को मैरिज में ले जाने की वाइब्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, चैनलाइज हो जाती है। यहाँ पर सूर्य कभी भी वर्कआउट नहीं करेंगे। सूर्य ईगो के कारक है, फादर इन लॉ के कारक हैं। इनकी तरफ से कुछ समस्याएं हमें इन द रिलेशनशिप मिल सकती हैं, देखने को आ सकती हैं। सूर्य आपको देखना चाहिए आपकी लगन कुंडली में किस हाउस में बैठे हुए हैं, किस नवमांश के किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से भी कुछ समस्याएं उठ के हमें रिलेशन के अंदर आ सकती हैं। वहीं शनि यहाँ पे बहुत अच्छे वर्कआउट करते हैं, जो कि बैलेंस के साथ साथ कार्मिक जस्टिस को दिखाता है। तो यहाँ पर जो मैरिज होगी ना, वो एक तरह की कार्मिक जस्टिस की तरह होगी। कई बार ऐसा होता है कि लिब्रा नवमांश में प्लैनेट बैठे हुए हैं, हमें लगता है यार मैरिज जल्दी हो जानी चाहिए, मैरिज डिले में होती है, चैलेंजेस आते हैं, सोसाइटी आपको बार बार पोक करती है, लेकिन ऐसी मैरिज होती है जो सोसाइटी के सब जिन भी लोगों के मुंह खुले हुए हैं, जो भी आपके बारे में कोई बात करते हैं, उन सब के मुंह को बंद कर देती है। तो एक तरह का तमाचा लगता है समाज को जब भी लिब्रा नवमांश का धारा कारक एक्टिवेट होता है। ये ऐसा पर्सन आपको ला के दे सकता है जिसकी एक्सपेक्टेशन लोगों ने कभी करी ही नहीं थी। उन्होंने ये मान लिया था यार ये पर्सन तो इसको नहीं मिलेगा, लेकिन एक कार्मिक जस्टिस के माध्यम से एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर था, मतलब बहुत 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 दूर था। ये इस नवमांश की अच्छी आदत है, ये इसकी अच्छी वाइब्रेशन है। इस नवमांश के अंदर चर एलिमेंट है, मूविंग एलिमेंट है। तो मूविंग एलिमेंट होने की वजह से पर्सन के नेचर, पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं ना कहीं वो मूवमेंट आपको दिखाई देगा, बदलाव करने की आदत दिखाई देगी। कभी इस चीज़ के ऊपर स्थिर है, कभी सेकंड चीज़ के ऊपर स्थिर है, बार बार चेंजेस उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनालिटी में, वर्क लाइफ के अंदर आते रहेंगे। और इसी नवमांश की वजह से पर्सन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, किसी तरह के क्रिएटिव वर्क की तरफ अपने आप को इंटरेस्टेड कर सकता है कि मुझे इन कामों को करने की बहुत इच्छा होती है। जॉब लाइफ पे उसका पूरा ध्यान होगा, वर्क तो वो मैरिज के बाद भी करना चाहेगा। और इसी नवमांश की वजह से आप मान सकते हैं कि ये नवमांश कहीं ना कहीं एक सौम्य नवमांश के अंदर फॉल करेगा, क्योंकि इसके जो प्लैनेट हैं शुक्र, वो एक सौम्य प्लैनेट है, पुष्कर नवमांश लगाते हैं। तो उसकी वजह से ये एक बहुत सिक्योर पोजीशन है फॉर द दारा कारक के लिए। अब दिक्कतें कहाँ से आती हैं? तो सूर्य की वजह से जो ईगो है, स्टेटस है। सूर्य के साथ समस्या है दो वाइफ की, दो पर्सन्स की। तो अगर इस नवमांश में आप हैं और आपकी मदर इन्वॉल्व हो जाती है इन द रिलेशनशिप, मतलब वो बहुत डिसाइड करने लग जाती है कि रिलेशन कैसा चलेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि मदर की जगह आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व हो जाए जो आपके फ्रेंड सर्कल से आता है, तो कुछ समस्याएं इन द रिलेशनशिप बनेंगी ही बनेगी। डुअलिटी जैसे ही आएगी ये नवमांश फेल कर जाएगा। तो दो पर्सन होते ही, दो डिसीजन मेकर होते ही ये नवमांश फेल करेगा ही करेगा। जितनी कोशिश हो कि इस नवमांश को सिंगल हैंडली चैनलाइज करा जाए, उतना इस नवमांश के लिए और आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर हम स्कॉर्पियो नवमांश की बात करें तो गाइस, जिस भी नवमांश में आपका धारा कारक होगा ना, आप उस ऊर्जा के प्रति हमेशा अट्रैक्टेड रहोगे। आप चाहोगे यार कुछ मिले ना मिले, बट ये एनर्जी मेरी लाइफ के अंदर जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो नवमांश है तो हम स्कॉर्पियो की तरफ इंटरेस्टेड हैं। स्कॉर्पियो कैसा नवमांश है? एक ऐसा नवमांश है जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। राशि तो स्कॉर्पियो भी सीक्रेटिव है, लेकिन स्कॉर्पियो नवमांश के इक्वल में सीक्रेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि इस नवमांश की तो डेप्थ ही कहीं ना कहीं गहराइयों में है। तो ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एक ऐसा नवमांश है जिसके अंदर अगर आपका प्लैनेट चला गया तो कई बार तो वो मिल ही नहीं पाएगा। ये इस तरह का अंधकार है इस नवमांश में। ये इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है कि कई बार तो पर्सन मिल ही नहीं पाएगा। तो मेन समस्या तो शुरू में ही दिखाई दे जाती है कि भाई रिलेशन बन ही नहीं पाते, पर्सन आ ही नहीं पाता जीवन में। उसको ढूंढते ढूंढते ही बहुत समय निकल गया है, क्योंकि इस नवमांश के साथ ये समस्या है। कैसी समस्या है कि भाई यहाँ पे पर्सन मिल ही नहीं पाता। सेकंड, इस नवमांश के अंदर चंद्रमा बिल्कुल डेबिलेट कर जाता है, नीचे हो जाता है। चंद्रमा नेगेटिव रूप में मूड स्विंग्स को दिखाते हैं और चीटिंग्स को दिखाते हैं। तो उन दोनों चीज़ों से यहाँ सावधान रहना चाहिए।
यहाँ पर केतु बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि ग्रेवयार्ड को दिखाता है, जो कि आपको दिखाता है कि कार्मिक होती हैं सारी चीज़ें, पिछले जीवन के वजह से सारे कनेक्शंस आते हैं और यही आपको बार बार अपनी रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। जब आप एक्टिवली सर्च करोगे किसी पर्सन को तो नहीं मिलेगा। जब आप सर्च को रोक दोगे ना कि अब मुझे ढूंढना ही नहीं है, तो हो सकता है आपको पर्सन अगले ही दिन मिल जाए या ऑल ऑफ अ सडन मिल जाए। तो ऑल ऑफ अ सडन होना चीज़ें एकदम से होना, वो इस नवमांश की बेसिक आदत है। कनेक्शन अगर कट होंगे ऑल ऑफ अ सडन होंगे, और कोई भी चाहे कितना ही बड़ा कोई पर्सन बुद्धि को धरने वाला हो, इस नवमांश में क्यों कनेक्शन फेल हुआ है बता नहीं सकता। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये इतना गहरा कुआं है जिसको कोई भी डिग नहीं कर सकता, कोई इसमें जा नहीं सकता। कितना भी आप इंट्यूशन लगा लीजिए, अगर आपके मन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इंट्यूशन से एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाएगा कि क्यों तो ये पर्सन जीवन में आया और क्यों ये जीवन से चला गया। ये इस नवमांश की एक बेसिक समस्या है। जब भी फुल मून होगा, न्यू मून होगा, केतु का ट्रांजिट होगा, एक्सचेंज होगा, केतु नक्षत्र बदल रहे हैं, तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशन आ सकता है। और यहाँ पे रिलेशन में मूल रूप से समस्याएं, या तो पर्सन का लुक ऐसा होगा जो आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव तो है बट थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेके बैठा हुआ है, या फिर फैमिली की तरफ से आएंगे। दो तरफ से समस्याएं यहाँ पे आती ही आती हैं, फैमिली की तरफ से एंड द सेकंड इज द लुक्स की तरफ से। थर्ड थिंग में आप क्या कह सकते हो इस नवमांश के बारे में, पर्सन को जितना हो सके इंट्यूटिव होकर रहना चाहिए, इंट्यूशंस के ऊपर बेस करना चाहिए, उसके डिसीजन सही जाएंगे। और अगर उसने हर चीज़ में एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश करी कि इसका कारण ये, उसका कारण वो, उसका कारण वो, तो फिर वो रिलेशन वर्कआउट नहीं करेंगे, वो फेल कर जाएंगे। डिसीजन आपके ऊपर है, आप इस नवमांश को कैसे ट्रिगर अप करते हो, कैसे जनरलाइज करते हो। अगर हम सहज नवमांश की बात करें कि प्लैनेट आपका सहज नवमांश में बैठा हुआ है, तो नवमांश की तरफ जैसे ही प्लैनेट आपका जाता है ना, उसकी तरफ आपका कनेक्शन आ जाता है। तो जो भी प्लैनेट आपका नवमांश में सहज में जाएगा, प्लैनेट जुपिटर की तरफ आपका एक तरह का अट्रैक्शन होगा, जुपिटर की तरफ आप इंटरेस्टेड हो जाओगे। कई तो लोग ऐसे हैं जिनका दारा कारक सहज में बैठा हुआ है, धनु में बैठा हुआ है, और वो टीचिंग की तरफ, टीचर खुद को बना के बैठे हुए हैं, टीचिंग की तरफ इंटरेस्टेड रहता है, इंटेलेक्चुअल रिलेशन चाहता है। कोई ऐसा रिलेशन मिले जिसमें इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो, इंटेलेक्चुअली आप उस पर्सन के साथ अलाइंड रहो। कैसा एलिमेंट है इस नवमांश का? फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट होने की वजह से आप चाहते हैं कि वो रिलेशन के अंदर वो इंटेंसिटी जो है वो बहुत स्ट्रांगली बन के आए, और ऐसी इंटेंसिटी बन के आए जिसमें फिजिकल रिलेशन, फिजिकल अट्रैक्शन सबसे टॉप प्रायोरिटी पे बना रहे, या फिर इंटेलेक्चुअल रिलेशन, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन टॉप प्रायोरिटी के अंदर आप लिस्ट अप करते हो। थर्ड थिंग, आपका पर्सन, उसके जो उसका बेसिक बिहेवियर है ना, जो उसकी डेप्थ है, उसके अंदर धनु ही रिफ्लेक्ट करेगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं जुपिटर ही रिफ्लेक्ट करेगा। हर चीज़ में आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेगा। नो मैटर कितने बड़े टीचर आप हैं, कितने बड़े प्रोफेसर आप हैं, लेकिन वो पर्सन आपको गाइड करने की कोशिश करेगा ही करेगा। द पॉइंट इज कि उसको कुछ पता हो या ना पता हो, क्योंकि ये धनु की बेसिक आदत है, इनके अंदर से गाइडेंस तो निकलती रहती है। ये एक अपने आप को कॉस्मिक गाइड आप कह लीजिए इन्हें, आपको बताते रहेंगे ये चीज़ सही है, वो चीज़ गलत है, इस चीज़ पे फोकस करिए, इस चीज़ को अवॉइड करिए। ये इस नवमांश की बेसिक आदत है। इस नवमांश से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इस नवमांश का आपने चिन्ह देखा, एक ऐसा चिन्ह है जिसमें पर्सन एक गोल को चेज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे जो किसी गोल को चेज कर रहे हैं, हमेशा किसी न किसी गोल को चेज करते हुए पर्सन देखने को मिलेंगे। तो उनके अंदर से भी वही धनु की फायरी एनर्जी बाहर निकल के आएगी, और ऐसी पर्सनैलिटी होगी जैसे वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं, कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं सोसाइटी को कि नहीं ये जो चीज़ है वो सही है और ये चीज़ जो है वो गलत है। तो प्रूव करने की आदत बहुत ज़्यादा होगी, हमेशा अपने आप को उसी प्रूविंग साइकिल के अंदर रखेंगे कि अब हमें ये इस्टेब्लिश करना है, अब हमें ये प्रूव करना है, अब हमें हमारी फैमिली को ये बताना है, कभी फ्रेंड सर्कल को ये प्रूव करके दिखा देंगे। ये बातें वो करते रहते हैं। हो सकता है कि आपको रिलेशन ऐसे मिले जिसमें आपका पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस लगा के बैठा हुआ है, रिलेशन बनने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि ये यात्राओं का नवमांश है। लंबी यात्राएं भी इससे दिखाई देती हैं, या फिर धार्मिक यात्राएं इससे दिखाई देती हैं, तो पर्सन के साथ मिलके धार्मिक यात्राएं की जा सकती हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम दिस नवमांश। लेकिन कॉज ये जुपिटर का नवमांश है, समाज का नवमांश है, सोसाइटी का नवमांश है, और एक ऐसा नवमांश है जो कि सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स के अनुसार चलता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स की तरफ से है। मैंने ऐसे भी रिलेशंस देखे हैं जिसमें पर्सन एक ऐसे पर्सन की तरफ इंटरेस्टेड है जो कि डाइवोर्स्ड है, मतलब उसने पहली मैरिज उसकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हुई है, अरेंज मैरिज, एंड द सेकंड के अंदर वो रिलेशन के अंदर जाना चाहता है। तो कोई ना कोई गलत नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी भी इनकी लाइफ में दिखाई देगा, और फादर के डिसीज़न इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, कि जो भी इनके लाइफ के डिसीजन होते हैं वो फादर ही लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर द धनु नवांश।
ओवरऑल एक अच्छा नवमांश है, सात्विक नवमांश है, धार्मिक नवमांश आप कह लीजिए। लेकिन वही बात है ना कि धर्म और दारा कारक दोनों में थोड़ा विरोध तो है। समाज की तरफ से चैलेंजेस आते ही आते हैं संबंधों में, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, समाज, टीचर, गुरु, फादर इन लॉ, इनकी तरफ से आते समस्याएं तो यहाँ दिखाई देंगी ही देंगी। अगर हम बात करें कैप्रिकॉन नवमशा, ओके फॉर कैप्रिकॉन नवमशा गाइस, दारा कारक इज द प्लैनेट जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो। जिस भी ऊर्जा के साथ वो कनेक्ट करेगा ना, आप इनडायरेक्टली उसके तरफ भी अट्रैक्टेड हो जाओगे, क्योंकि यहाँ वो कैप्रिकॉन नवमांश के अंदर है, तो कैप्रिकॉन के साथ भी आपका कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। कैप्रिकॉन क्या है? कैप्रिकॉन इज ऑल अबाउट कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए समाज क्या कहता है, सोसाइटी क्या कहती है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। एलिमेंट कैसा है? अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट से आप स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप डिमांड कर सकते हो कि यार कुछ हो ना हो, स्टेबिलिटी तो लेके आएगा। एक ऐसा नवमांश है जो आपको किसी ऐसे पर्सन से मिलवा सकता है, कनेक्ट करवा सकता है, जो कि आपको हेल्प करे इन अचीविंग योर ऑब्जेक्ट्स, अचीविंग योर गोल्स, और वो भी इस तरह से हेल्प करे कि आप कभी भी भटक ना पाओ। मतलब आपको ये गाइड करे कि भाई जो भी तुम कर रहे हो ना, जो भी डिसीजन तुम्हें लेने हैं तुम वो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सोसाइटी, दुनिया क्या सोचती है, किस तरफ से तुम्हें जज करती है। तो जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना, ये इस नवमांश की बेसिक आदत है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया हमें कैसे देखती है, कैसे जज करती है, हम वो करते रहेंगे जिसकी तरफ हम इंटरेस्टेड हैं, जिसकी तरफ हमें अच्छा लगता है। और क्या कह सकते हैं आप इस नवमांश के बारे में? इस नवमांश में जुपिटर डेबिलेट करता है, तो आपके पर्सन को हेल्थ से संबंधित समस्याएं तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, और वो भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसमें स्टमक रिलेटेड समस्याएं, या फिर आप कह सकते हो लीवर से रिलेटेड समस्याएं, थायराइड, कोई भी डायबिटीज़ एंड ऑल, ऐसी समस्याएं पर्सन को बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। तो हेल्थ का फ्रंट यहाँ पे पर्सन का बहुत सिक्योर फ्रंट नहीं दिखाई देता है। जो भी आपका पर्सन होगा, स्पाउस होगा, रिलेशनशिप में जो पर्सन होगा, उसको जुपिटर से संबंधित समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, चाहे वो समाज से एक्सेप्टेंस हो गया, या फिर ये हो सकता है कि उनकी फैमिली के अंदर उनको उनके ग्रैंडफादर से किसी तरह का सपोर्ट ना मिला हो, दादा पक्ष से किसी भी तरह का सपोर्ट ना मिला हो। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद द कैप्रिकॉन नवमशा। इस नवमांश के अंदर मंगल बहुत एक्सॉल्ट करते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो रिलेशनशिप के अंदर फिजिकल अट्रैक्शन तो आएगा ही आएगा। उसी के साथ साथ मंगल की वाइब्रेशन बहुत चैनलाइज होगी, तो कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही देखने को मिलेगी, कोई वीक पर्सनैलिटी नहीं है, कोई डम पर्सनैलिटी नहीं है कि भाई ये तो ऐसा पर्सन है जिसको ये भी नहीं पता कल क्या डिसीजन लेना है, इंट्रोवर्ट है, ऐसा पर्सन यहाँ देखने को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन होगा कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने काम से काम रखता है, अपने वर्क से वर्क रखता है, और आप अगर उसके साथ मिलोगे, कनेक्ट करोगे, तो आपकी वर्क लाइफ में और आपके कार्य करने के तरीके में, आपके रूटीन के अंदर बड़े परिवर्तन आएंगे। दैट पर्सन विल हेल्प यू वो ऐसी बात बताने में कि भाई जो भी आप कर रहे हो वो करते रहिए। समाज, सोसाइटी क्या कहती है, क्या इन्फ्लुएंस करती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा पीड़ित या प्रभावित नहीं होना चाहिए। ओवरऑल ये पर्टिकुलर नवमांश ऐसा है जो कि आपके अट्रैक्शन को ऐसे लोगों की तरफ लेके जा सकता है जिनको समाज ने एक्सपेल कर दिया हो, बाहर निकाल दिया हो। जैसे कि कोई डाइवोर्स पर्सन हो गया, कोई ऐसा पर्सन हो गया जिसको मैरिज में बहुत डिले आ रहा है साहब, आप उसकी तरफ इंटरेस्टेड हो गए, या एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है फिर भी आप उस पर्सन की तरफ इंटरेस्टेड हो, वो सब इस नवमांश की आदत है। वहाँ ये नवमांश वर्कआउट करता है। और पर्सन के साथ जुपिटर से संबंधित समस्याएं तो होंगी होंगी, एजुकेशन में कभी ना कभी ब्रेक तो उसने देखा होगा ही होगा। दैट इज़ फॉर द कैप्रिकॉन नवमांश। ओवरऑल शनि का नवमांश है, दारा कारक जब शनि के साथ कनेक्ट करेंगे तो डिले, और इसी के साथ साथ रिलेशनशिप को वो रिलेशनशिप की जगह एक तरह का लेसन बना के रख देंगे। ये शनि की आदत है, जो भी प्लैनेट इनके साथ जुड़ गया वो अपने आप एक कार्मिक लेसन में आएगा ही आएगा, उसकी लाइफ तो कार्मिक लेसन में घुल जाएगी, वो यहाँ पे होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। और सोसाइटी के सामने गाइस डिसरिस्पेक्ट आपकी हो सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। देयर वाज अ पर्सन, कैप्रिकॉन राशि, कैप्रिकॉन नवमशा, उनको थप्पड़ तक पड़ गया था इन द रिलेशनशिप फ्रंट ऑफ सोसाइटी। तो समाज के सामने पीड़ित हो जाना या समाज के सामने आपकी इमेज का धूल धूसरित हो जाना भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन की वजह से हो सकता है। तो अगर हमें ध्यान रखें तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि रिलेशनशिप की वजह से सोसाइटी के सामने कोई ना कोई पंगा हो गया। तो दारा कारक एंड कुंभ नवमांश। दारा कारक वो एनर्जी जिसकी तरफ आप हमेशा अट्रैक्टेड रहते हो, जो आप चाहते हो कि यार मेरी लाइफ के अंदर बनी रहे, ये मेरी लाइफ को कंप्लीट करती है। कुंभ नवमांश के अंदर गई है, उसने कुंभ को टच करा है, तो कुंभ की तरफ भी हमारा अट्रैक्शन रिफ्लेक्ट करेगा। कुंभ राशि कैसी राशि है, कुंभ नवमांश कैसा नवमांश है, ये इस राशि की ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है। ये इस राशि को ही आप जब बहुत डीप में एनालाइज करोगे ना, तब आपको कुंभ नवमांश मिलेगा। तो कुंभ राशि तो बहुत चीज़ों के बारे में बात कर सकती है, बट कुंभ नवमांश सेल्फ सेंटर्ड है। एक ऐसा नवमांश है जो केवल डिज़ायर्स के ऊपर बात करता है, इच्छाओं के ऊपर बात करता है, कुछ ऐसी इच्छाओं के ऊपर बात करता है जो आपको इस जीवन के अंदर छोड़नी है। क्योंकि मिथुन नवमांश भी
डिज़ायर्स की तरफ ही बात करता है, लेकिन मिथुन में नई डिज़ायर्स चैनलाइज होती हैं और कुंभ नवमांश के अंदर ओल्ड डिज़ायर्स, पास्ट लाइफ की डिज़ायर्स खत्म होती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, उनके अंदर एक कंप्लीशन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे धारा कारक बैठा हुआ है। इसका अर्थ है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी कोई ना कोई पास्ट लाइफ की कार्मिक रिलेशनशिप की कोई डिज़ायर है जो इस लाइफ में कंप्लीट हो सकती है, फुलफिल हो सकती है। इस डिज़ायर से आपको एक मोक्ष मिल जाएगा, एक लिबरेशन मिल जाएगा कि अब मैं उसकी तरफ इतना इंटरेस्टेड नहीं रहा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आप अपनी उस डिज़ायर को अपने से दूर जाता हुआ देखेंगे। तो पर्सन हो सकता है यंग एज में, अर्ली एज में रिलेशंस की तरफ बहुत इंटरेस्टेड हो, एजुकेशन लाइफ में, स्कूल लाइफ के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल के समय, जब उसके फ्रेंड सर्कल अच्छे खासे बने हुए हैं, तब वो वहाँ से रिलेशंस चैनलाइज कर सकता है। बट धीरे धीरे उस पर्सन का उसमें इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होने लग जाएगा, कॉज ये नवमांश ही ऐसा नवमांश है जिसमें डिज़ायर्स का त्याग होता है, उनका अंत होता है, क्योंकि ये दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ नवमांश है। इसके अंदर जो नक्षत्र आता है ना, वो दूसरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, किसी और वर्ल्ड की, किसी और लोक की बात करने वाला नवमांश है ये। इसमें आप कैसे ट्रेड्स देखोगे अपने पर्सन के अंदर, ऐसे ट्रेड्स देखोगे जिसमें वो फ्रेंडली आपके साथ बिहेव कर सकता है, ऐसा लग सकता है पर्सन से मिलके कि यार इसको पहले से जानते हैं और किसी जीवन से इसे चेज़ करा जा रहा है, बार बार हम इसे चेज़ कर रहे हैं। तो एक बार कनेक्शन बनने के बाद एकदम से डिसइंटरेस्ट आ जाता है, आपका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो सकता है एक झटके में। क्यों? क्योंकि यहाँ नवमांश ही ऐसा नवमांश है, इतनी लाइफ से आप उसे चेज़ कर रहे हो, जैसे ही कोई चीज़ मिलती है आप उससे दूर हो जाते हो। दिस इज़ ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ दिस नवमांशा, क्योंकि ये बात करेगा फिलोसफिकल लेवल पे। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पर शनि के प्रभाव की वजह से पर्सन के कॉम्प्लेक्शन में कुछ ना कुछ डार्क, या फिर आप कह सकते हो कि फेस पे कोई कट, कोई मार्क, कोई निशान देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई मोल देखने को मिल सकता है। और ये भी एक तरह की इंडिकेशन है कि आप इस एनर्जी को, इस पर्सन को लंबे समय से चेज़ करते हुए आ रहे हो, इसके पीछे लगे हुए आ रहे हो। पर्सन कहाँ से मिल सकता है? एज आई साइड, पर्सन क्रिएटिव हो सकता है, उसके अच्छे खासे फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, सोशल मीडिया से आपको ये पर्सन मिल सकता है, टकरा सकता है। और कोई ऐसा प्लेस अगर आपको मिल जाता है जहाँ के आसपास वाटर बहुत ज़्यादा है, पानी के आसपास के कोई प्लेसेस हो गई, कोई कैफ़े हो गया, तो वहाँ पे इस पर्सन के आपके साथ मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। कई बार तो धार्मिक किसी मेले में, किसी आयोजन के अंदर पर्सन जो है आपसे टकरा सकता है, क्योंकि इस पर्सन को आप चेज़ कर रहे हो और चेजिंग की ऊर्जाएँ कभी कभी धार्मिक टेम्पल्स इनके माध्यम से भी चैनलाइज हो जाती हैं। अब हम और अगर इस नवांशा को डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो कॉज ये काम एलिमेंट का नवमांश है, ये एक्सपेंशन देगा ही देगा, मल्टीपल रिलेशंस दे सकता है, एक से अधिक कनेक्शंस दे सकता है पर्सन के, और एक एज पे, एक लिमिट पे आके पर्सन हो सकता है कि मैरिज की तरफ से ही इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाए। उसका मन हो कि यार ये एक इच्छा थी, बहुत लंबे समय से थी, पूरी करी, अब इससे हम त्याग करते हैं, इससे हम दूर हो जाते हैं। तो मैरिज आपके लिए सामान्य मैरिज नहीं है, रिलेशनशिप आपके लिए सामान्य रिलेशन नहीं है, आप इसे लंबे समय से चेज़ करते हुए आ रहे हो। सामने वाले पर्सन के चार्ट के अंदर राहु, प्लैनेट शनि प्रोमिनेंट प्लैनेट्स के रूप में दिखाई देंगे कि यहाँ पे राहु भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और शनि भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और दोनों ही प्लैनेटों के साथ समस्या है कि शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो बिल्कुल डिटैचमेंट को इंडिकेट करते हैं कि एकदम से आप चीज़ के प्रति इंटरेस्टेड हुए और हट गए ऑल ऑफ अ सडन। और राहु इंडिकेट करता है एक्सपेंशन को, एक से अधिक कनेक्शंस को। तो अगर आपके पर्सन के साथ या इस रिलेशन के अंदर फादर इन लॉ ऐसी कोई भी पर्सनालिटी इन्वॉल्व होती है, तो निश्चित रूप से रिलेशन में एक दूरी आ सकती है। आप अपने पर्सन को कैसा देख सकते हो? एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको हमेशा गाइड करता रहेगा, एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको हमेशा ये बताता रहेगा कि काम करना चाहिए, वर्क हमें करना चाहिए, और वर्क करने के साथ साथ वो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड सर्कल भी समझा सकता है, या ये भी बता सकता है कि ये पर्सन मेरी बार बार डिज़ायर्स पे, मेरी इच्छाओं पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहा है, कंट्रोल स्थापित कर रहा है। तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, लेकिन राहु और शनि का प्रभाव सामने वाले पर्सन के चार्ट में बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। अगर हम पाइसेस नवमांश की बात करें, तो ये एक ऐसा नवमांश है जिसमें शुक्र एक्सॉल्ट करते हैं, रिलेशनशिप के मूल कारक हैं। जिस नवमांश में शुक्र ही एक्सॉल्ट करेंगे, वहाँ रिलेशनशिप तो अच्छी तरह चलेगा ही चलेगा। इसी के साथ साथ ये नवमांश डिटैचमेंट की बात करता है, लेट गो की बात करता है कि बहुत प्राप्त कर लिया, बहुत चेज़ कर लिया, अब हमें दूर हो जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। आप जब पाइसेस राशि को देखते हो, तो पाइसेस राशि बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकती है। वो बात कर सकती है विदेश यात्रा की, एक्सपेंशन की, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, एक्सपेंडिचर्स करने हैं। लेकिन पाइसेस नवमांश शुरुआत में ही बात करेगा लेट गो की, कि भाई जाने दीजिए, बहुत चेज़ किया गया, लेकिन अब अगर पर्सन प्राप्त नहीं हो गया है तो उसे जाने दीजिए, दूरी बनाइए। और बात करेगा डिवोशन की, तो डिवोशन के लिए बहुत अच्छा है, किसी भी कनेक्शन को लेट गो करने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर आपका दारा कारक है, तो आपके पर्सन के इमोशंस भी तब बाहर आएंगे जब वो गुड बाय का समय होगा, जब वो बाहर जाने का समय होगा, बाहर निकलने का समय होगा, कनेक्शन के कट होने का समय होगा, तभी आपके पर्सन के इमोशंस जो हैं आपको बाहर आते हुए दिखाई देंगे। आपको फील होगा कि यार ये तो एक दूसरी पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये द्वैध पर्सनैलिटी का ज़ोडिएक साइन है, द्वैध है ये। पाइसेस मीन्स 12, एक ऐसी राशि जो कि उभय राशि है,
जिसके अंदर दो ऊर्जाएं एक साथ वर्कआउट करती हैं। और ये दो ऊर्जाएं कैसी हैं? ये ऊर्जाएं हैं मंगल की और चंद्रमा की, शुक्र की। इसकी वजह से फिजिकल अट्रैक्शन इसमें आता ही आता है, आप चाहे इसको नवमांश को कैसा भी देख लीजिए। लेकिन अगर इसके अंदर कोई प्लैनेट है, राशि के अंदर पाइसेस राशि में कोई प्लैनेट है या पाइसेस नवमांश में, तो उसकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा। मूड स्विंग्स यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। और एट द एंड यहाँ पे बात लेट गो की ही होगी कि आप इन सब चीज़ों को जाने दीजिए, इनसे मूव कर जाइए, इनसे बाहर निकल जाइए। द इशू विद द पाइसेस नवांशा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में आती हुई दूरियों को। कम्युनिकेशन की दूरियां हो सकती हैं, बातचीत में बिल्कुल एक तरह की दूरी यहाँ पे बन सकती है। इस नवमांश के अंदर जुपिटर और केतु बहुत अच्छे वर्कआउट करते हैं, तो आपके पर्सन के अंदर जुपिटर और केतु का इन्फ्लुएंस बहुत गहरे लेवल पे आएगा। जुपिटर के इन्फ्लुएंस की वजह से एक टीचर की पर्सनालिटी हो सकती है कि कुछ भी करो एडवाइस देने की कोशिश करता है। और केतु के इन्फ्लुएंस की वजह से आध्यात्मिक पर्सनालिटी हो सकती है कि यार ये आध्यात्मिक टाइप का पर्सन है, कोई आध्यात्मिक है, कोई ज्ञानी है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। इनसाइड उसके गहरे लेवल में क्या है, गहराई में जब आप उसको जाके देखोगे तो उसके अंदर से डिवोशन और उसके अंदर से कहीं ना कहीं आपको वो लेट गो की भावना दिखाई देगी। तो चेस करने वाला पर्सन नहीं होगा। अगर एक बार कनेक्शंस ड्रॉप हुए तो फिर दोनों तरफ से कोई भी पर्सन कोशिश ही नहीं करेगा कनेक्शन को चैनलाइज करने की, बचाए रखने की। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस नवमांश के साथ। दो आपके पर्सन के इमोशंस बाहर केवल तब निकलेंगे जब वो गुड बाय की बात होगी, दूर जाने की बात होगी। ये रिलेशन में भी है और ये मैरिज के अंदर भी है। इस नवमांश के साथ ध्यान रखना चाहिए, कॉज यहाँ मर्क्यूरी वर्कआउट नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन यहाँ पे वर्कआउट बिल्कुल नहीं करेगा। बातचीतों में सबसे ज़्यादा समस्याएं इसी नवमांश को आती हैं, चाहे ये राइजिंग में आ जाए, चाहे ये नवमांश के अंदर दारा कारक आ जाए। बातचीतों की समस्याएं यहाँ सबसे ज़्यादा आती हैं। पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि उसकी फैमिली में द पर्सन इज़ द सिंगल चाइल्ड और फादर जो हैं उनकी सिस्टर्स में से किसी न किसी सिस्टर को मैरिज में या रिलेशनशिप्स में बहुत परेशानी रही है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर पाइसेस। थर्ड प्रेडिक्शन पॉइंट में आप कह सकते हो कि इस नवमांश की वजह से आपके पर्सन के घर के आसपास कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट, कोई एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट या टेम्पल, अध्यात्म का कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जो है वो घर के आसपास होगा। इस नवमांश की वजह से कहा जा सकता है कि पर्सन के घर के जो गेट होंगे वो या तो साउथ डायरेक्शन की तरफ खुलेंगे या साउथ वेस्ट की तरफ खुलने की पोजीशन बनेगी। ये बहुत चार्ट्स के अंदर बहुत एप्लीकेबल एक पॉइंट है। अगर इस नवमांश के ऊपर किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं आ रही है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर सकता है। और इसी के साथ साथ इस नवमांश के अंदर लेट गो की बात बहुत ज़्यादा होती है कि भाई छोड़ देना है, निकल जाना है। तो मेडिकल इंस्टीट्यूट भी घर के आसपास हो सकते हैं, कोई मेडिकल की व्यवस्था भी घर के आसपास लगी हो सकती है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर दिस नवमांश। ओवरऑल कैसा नवमांश है? रिलेशन के लिए अच्छा नवमांश है, टेलीपैथी के लिए अच्छा है, फीलिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए इस नवमांश का डब्बा बिल्कुल गोल है। वहाँ ये वर्कआउट नहीं करता है। और वैसे भी वर्गो को और पाइसेस को इन द नवमांश या रिलेशन के अंदर बहुत प्रेफर नहीं करा जाता, क्योंकि ये नवमांश ऐसे नवमांश है जो कि एक्सट्रीम पे वर्कआउट करता है। एक में शुक्र बिल्कुल उच्च का, एक में बिल्कुल नीच का। जब उच्च का हो जाएगा तो कई बार वो रिलेशन को ख़त्म करके रिलेशन की फिलॉसफी को जिंदा रखेगा कि मैंने कितना बड़ा त्याग कर दिया अपनी तरफ से। पर्सन अपने आप को बड़ा त्यागी मानेगा कि मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मैं तो बहुत बड़े त्याग करके बैठा हुआ हूँ। ये और हो सकता है इस नवमांश के साथ। तो दिस इज़ फॉर द नवमांशा सीरीज़। सेकंड के अंदर जैसा मैंने कहा निधनांश अष्टम बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ को कवर करने की कोशिश करेंगे विद एवरी पासिंग डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू गाइस।